आइए अब चलते हैं स्पाइन रोग विशेषज्ञ के पास और जानते हैं स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में विस्तार से। स्पॉन्डिलाइटिस भी एक डीजनरेशन का प्रोसेस है, वियर एंड टीयर का प्रोसेस है, क्योंकि ये ओवर दी टाइम बहुत महीनों और बहुत सालों में स्लोली डेवलप होता है। यूजुअली ये चेंजेस डेवलप होते होते मिडिल एज क्रॉस हो जाती है। ये मेनली ओल्ड एज की प्रॉब्लम ज़्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्पाइन है, कमर की रीढ़ की हड्डी, उसकी डिस्क, उसके जोड़, आसपास के सपोर्टिंग लिगामेंट्स, मांसपेशियाँ, ये सारे उम्र भर, तमाम उम्र बहुत ज़्यादा लोड में रहते हैं। बॉडी वेट लेना होता है, सारे शॉक्स एब्जॉर्ब करने होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारे स्ट्रक्चर्स का वियर एंड टीयर हो रहा होता है, डीजनरेशन हो रहा होता है। मांसपेशियाँ हैं, सिकुड़ने लग जाती हैं, श्रिंक करने लग जाती हैं, उनमें अकड़न आने लग जाती है, नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी, सॉफ्टनेस नहीं रहती है मसल्स में। डिस्क धीरे धीरे करके एज के साथ श्रिंक होने लग जाती है, स्टिफ होने लग जाती है, उसकी हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है। डिस्क के श्रिंक होने की वजह से डिस्क की हाइट रिड्यूस हो जाती है, डिस्क कोलैप्स कर जाती है और उसकी स्प्रिंगीनेस या जो उसका कुशन वाला फंक्शन है, शॉकर वाला फंक्शन है, वो लूज़ करती जाती है। जैसे जैसे डिस्क का स्प्रिंगीनेस ख़त्म होती जाती है, वैसे वैसे कमर के रीढ़ की हड्डी के जोड़ों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता जाता है। कंपनसेट करने के लिए कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा बॉडी वेट लेना पड़ता है, तो धीरे धीरे करके कमर के रीढ़ के जोड़ों में गैप आने लगता है, वो जोड़ खुलने लग जाते हैं, जोड़ों की हड्डी बढ़ने लग जाती है, एक्स्ट्रा हड्डी बनने लग जाती है, जिनको ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। वो भी नर्व कंप्रेशन करती हैं, चोंच की तरह नसों के ऊपर प्रिक करती हैं। तो ओवरऑल इसके अलावा जो और सपोर्टिंग लिगामेंट्स हैं, जॉइंट का कैप्सूल है, वो सब श्रिंक करने लग जाते हैं। जोड़ों की ग्रीसिंग कम हो जाती है, जो उनमें लुब्रिकेशन के लिए साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड बनना कम हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर के हमारे स्पाइन को ओल्ड और बीमार बनाती हैं, जिसको आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। अगर आदमी एक एक्टिव लाइफस्टाइल अडेप्ट करे, जिसमें कुछ एक्सरसाइजिंग हो, कुछ जिमिंग हो, कुछ योगा हो, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन हो, स्ट्रेस कम ले, अपना खान पान नियमित करे, रेगुलर करे, बैलेंस डाइट हो, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट हो, और साथ में फिजियोथेरेपी में कुछ साइंटिफिकली डिज़ाइंड एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी बैक मसल्स को टोन अप करती हैं, जो हमारी बैक मसल्स की टोन को इम्प्रूव करती हैं, उनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती हैं, और जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है उसको यूनिफॉर्म करती हैं। थोड़ा वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, थोड़ा सा स्पोर्ट्स जहाँ तक पॉसिबल हो, अगर ये सब चीज़ें मिलाई जाएं तो प्रिवेंशन भी है और क्योर भी है। इन चीज़ों में हम दोनों चीज़ें पा सकते हैं। हम प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से रोक भी सकते हैं, और क्योंकि ये वियर एंड टीयर का डीजनरेशन का प्रोसेस है, तो कुछ चेंजेस रिवर्ट बैक भी किए जा सकते हैं, उनको नॉर्मलाइज भी किया जा सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस में मेन सिम्टम बैक पेन के रहते हैं। अगेन कमर में दर्द, अकड़न, जकड़न, स्टिफनेस, खिंचाव महसूस होना, कमर में कड़ाके बोलते हैं, ऐसा लगता है कि कमर चटक रही है, क्लिकिंग साउंड्स होती हैं कमर में, क्योंकि हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, हड्डी बढ़ने लग जाती है, वो चोंच आपस में टकराती हैं। लेकिन पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर तब आते हैं जब उनको न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन स्टार्ट होती है। जो सेंट्रल लंबर कैनाल है, जिसमें से हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी नसें पास करती हैं, जब वो सेंट्रल कैनाल धीरे धीरे नैरो होने लग जाती है ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन की वजह से, हड्डी बढ़ने की वजह से, और जोड़ों में गैप आने की वजह से, जैसे जैसे वो कैनाल सिकुड़ती जाती है, वैसे वैसे मरीज महसूस करता है कि जब वो रेस्ट कर रहा है, जब वो आराम कर रहा है, लेटा हुआ है, बैठा हुआ, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के लिए खड़ा होता है या वॉकिंग स्टार्ट करता है, कुछ डिस्टेंस बाद उसके पैर नम होने लग जाते हैं, सुन्न होने लग जाते हैं, पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है,
झुंझुनाहट स्टार्ट हो जाती है, पैरों में कमज़ोरी महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है, पैरों में बहुत जल्दी थकावट लगने लगती है, भारीपन आने लगता है, पैर एकदम ठंडे पड़ने लग जाते हैं चलने पर, जैसे उनमें कोई खून का दौरा नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। या इसका उलट भी हो सकता है, पैर बहुत गर्म लगते हैं, चीज़ सी लगती है कि जैसे बर्निंग सेंसेशन, आग सी निकल रही है। स्पॉन्डिलाइटिस किस रीजन ऑफ स्पाइन में हो रहा है? अगर हमारी गर्दन की नाड़ में होता है तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, मतलब सर्वाइकल स्पाइन। कमर के निचले हिस्से में होता है, लोअर बैक में होता है तो उसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, लंबर स्पाइन के हिसाब से। तो चेंजेस ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहे होते हैं, किस रीजन ऑफ स्पाइन में हो रहे हैं उसके हिसाब से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी अगेन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और रिस्क फैक्टर्स या जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं वो दोनों के मोर और लेस सेम रहते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में गर्दन में दर्द, खिंचाव, वो दर्द फैल करके सर में भी होने लगता है, हेडेक होता है, सर में भारीपन लगता है, चक्कर आना, नौजिया, वॉमिटिंग सेंसेशन, कान में ऐसा लगना कि ऐसे घंटियां बज रही हैं या कान में कुछ भरा हुआ है, कोई रुई भरी हुई है या हवा भरी हुई है। गर्दन का दर्द जब ज़्यादा होता है तो हाथों में आने लगता है, उंगलियों में सुन्नपन, भारीपन, झुंझुनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन, वीकनेस आना, लिखावट में फ़र्क पड़ना। ट्रीटमेंट भी स्पॉन्डिलाइटिस का, चाहे वो लोअर बैक हो चाहे सर्वाइकल स्पाइन हो, कंजर्वेटिव और इंटरवेंशनल दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। कंजर्वेटिव माने कि फिजियोथेरेपी, पोस्टरल ट्रेनिंग, सिकाई, दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लामेटरी, न्यूरल ड्रग्स, स्टेरॉइड्स। और इंटरवेंशन को भी हम नॉन सर्जिकल और सर्जिकल दो तरीके से डिवाइड करते हैं। नॉन सर्जिकल जैसे मैंने बताया आपको, न्यूक्लियोप्लास्टी है, ओजोन डिस्क न्यूक्लियोलाइसिस है। सर्जिकल जैसे लोअर बैक की सर्जरी या स्लिप डिस्क की सर्जरी एंडोस्कोपिकली या मिनिमली इन्वेजिव हो जाती है, वैसे ही सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी भी मिनिमली इन्वेजिव वे में लेज़र्स के थ्रू की जा सकती है, जिसमें हम कंप्यूटर नेविगेटेड सिस्टम्स और रोबोटिक्स वगैरह भी यूज़ करते हैं ज़रूरत के हिसाब से। आइए अब हम आपको बताते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस को दूर रखने के लिए कैसे पिलोज और मैट्रेसेस का उपयोग करना चाहिए। एक आइडियल पिलो की अगर बात करें तो एक आइडियल पिलो फोम का नहीं होना चाहिए, रुई का होना चाहिए, तकरीबन 4 इंच के आसपास उसकी थिकनेस होनी चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए लेकिन स्प्रिंगी नहीं होना चाहिए, फर्म भी नहीं होना चाहिए, और उसकी पोजीशन भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। उसको हेड के नीचे रखने की जगह उसको काफ़ी नीचे तक सरका करके सपोर्ट पूरा नेक और शोल्डर तक आना चाहिए, जिसको शोल्डर ब्लेड या स्कैपुला बोलते हैं। अगर वो पूरे हेड, नेक और शोल्डर को सपोर्ट दे रहा है तो उसकी पोजीशन ठीक है। इसको हम आइडियल पिलो या आइडियल पोजीशन ऑफ अ पिलो बोल सकते हैं। आइडियल मैट्रेस स्प्रिंग मैट्रेस नहीं होना चाहिए, कॉयर मैट्रेस होना चाहिए। तकरीबन 5 से 6 इंच के आसपास उसकी थिकनेस होनी चाहिए, स्प्रिंगीनेस नहीं होनी चाहिए, फर्म होना चाहिए।